वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट्स होंगे कि भाई आपके होश उड़ा के रख देंगे। एक बहुत ही पुराना घर है जहाँ पे ना कपल रहते हैं। उस घर के बेसमेंट में एक आईना है जो कि इनकी लाइफ को ऐसे उलट के रख देता है कि क्या बोलूं। और ऐसा क्या है उस आईने में दोस्तों, और उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसकी वजह से इन कपल को क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आखिर में कपल का हुआ क्या, ये सब जानने के लिए प्लीज यार ये मूवी देखो जिसका नाम है सुकमा। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही पुराने घर को टॉप एंगल में दिखाते होती है। धीरे धीरे कैमरा जूम इन करके उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे दोस्तों एक बूढ़ी औरत को दिखाते हैं जो एक लड़की को घसीट कर लेकर जा रही है। तभी एक कार वहाँ पे आती है और किसी और को टक्कर मार देती है। वो लाश भी वहीं पे गिरती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसका भी इलाज ना करते हुए उस लड़की को भी घसीट के लेके जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना था, सब बर्बाद हो गया। ये बूढ़ी औरत कौन है, ऐसा क्यों बोल रही है, ये तो पता नहीं दोस्तों। लेकिन अचानक वो लड़की जिसे वो घसीट कर लेकर जा रही थी वो उठकर भागने की कोशिश करती है। बूढ़ी औरत कहती है कि अब कहाँ भागी जा रही हो, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। ये कहकर वो उस लड़की को खूब पीटती है दोस्तों। यहाँ से कट करके अपनी कहानी के हीरोइन को दिखाते हैं जिसका नाम है एनी। वो उदास बैठी होती है। उसका पति जिसका नाम इयान है वो पूछता है कि सच बताओ वो कौन था, जरूर तुम्हारा यार रहा होगा। एनी कहती कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक दोस्तों इयान को एक आदमी पीछे से भागता हुआ दिखता है। वो अंदर जाकर चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर के अंदर घुसा है। ये सुनकर एनी अंदर आकर देखती तो वहाँ पे कोई नहीं होता। एनी कहती है तुम किस पे चिल्ला रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। तब जाकर वो सर पकड़ लेता है, मतलब उसे अक्सर इस तरह का भ्रम होता है जो कि रियल में नहीं होता। एनी उसे टैबलेट देते हुए कहती है कि देखो मेरे लिए ना सही, हमारे बेटे की खातिर तो प्लीज अपने टैबलेट्स को वक्त पे लिया करो, वरना तुम ठीक कैसे होंगे। पर वो नहीं मानता दोस्तों और यही रट लगाता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पीठ पीछे तुम किसी और से मिल रही हो रोज। यहाँ से सीधे 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी पुराने घर को दिखाते हैं जो शुरुआत में दिखाया गया था। तो वहाँ पे कार आती है और उसमें है एनी और उसका परिवार। पर एनी का पति वो नहीं जो पहले दिखाया गया था, ये कोई और ही है। दरअसल 2 साल पहले एनी ने अपने पति इयान को तलाक दे दिया था और उसने इस आदमी से शादी कर ली जिसका नाम है हाकिम। इयान बहुत ही शक्की टाइप का था और ऊपर से उसे भ्रम भी होते थे। वो अपनी दवाई भी नहीं लेता था और एनी का जीना मुश्किल कर दिया था उसने, बस इसीलिए एनी ने तलाक दे दिया उसको। हाकिम से शादी करने के बाद एनी की लाइफ बदल गई दोस्तों, बहुत ही खुश है वो। हाकिम बहुत ही केयरिंग किस्म का इंसान मालूम होता है। एनी अपने पास्ट को लेकर थोड़ी डिस्टर्ब तो है, लेकिन हाकिम उसकी मन की शांति के लिए उसे इस घर में लेकर आया है। एनी पहले देखती है कि घर की देखरेख बड़ी अच्छी तरीके से की गई है, तो हाकिम कहता है कि मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिलने दो, इससे भी बड़ा और अच्छा घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। एनी उस घर में हर जगह घूमती रहती है दोस्तों। इतने में डोरबेल बजता है। शुरुआत में जो खतरनाक बूढ़ी औरत दिखाई गई थी वही दरवाजे पे आती है। वो बताती है कि इस घर की देखरेख का काम घर के ओनर ने मुझे सौंपा है। तो ये लोग सामान वगैरह उतारने लग जाते हैं। एनी उस बूढ़ी औरत से कहती है कि दादी आपने घर को बहुत बढ़िया मेंटेन किया है, थैंक यू। वैसे आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रही है। दादी कहती है कि बेटा मुझे तो लगभग 37 साल हो चुके हैं घर की देखरेख करते करते, मैं यहीं पास ही में रहती हूँ। इतने में वहाँ पे एक और बूढ़ी औरत फ्रूट्स बेचने आती है। पड़ोस के बच्चे उससे फ्रूट्स खरीद कर खाते हैं। एनी का बेटा जिसका नाम बीमा है वो भी एक लड़के के साथ दोस्ती कर लेता है। उस रात की बात है दोस्तों, बीमा को सुलाकर एनी हाकिम से कहती है कि जिंदगी में पहली बार मुझे आज चैन महसूस हो रहा है, तुमने मेरे बेटे को अपना माना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो हाकिम कहता है अरे कैसी बातें कर रही हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बेटा है। फिर वो एनी को एक सरप्राइज दिखाने लेके जाता है। वहाँ पे एक नई नवेली सिलाई मशीन होती है जिसको देखकर एनी बड़ी खुश होती है। और वैसे मैं बताना भूल गया, एनी एक टेलर है और अब इस नई सिलाई मशीन को पाकर हाकिम के लिए उसका प्यार और बढ़ जाता है। अब अगले दिन की बात है, बीमा और उसका दोस्त घर में छुपा छुपा खेल रहे होते हैं, छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। वो आंख बंद करके काउंट करता है और बीमा एक कमरे में जाकर छुप जाता है। तो वहाँ फर्श पर दोस्तों एक दरवाजा होता है जिसको देखकर वो खोल देता है उसको, तो सीधा बेसमेंट के अंदर गिर जाता है। उसका दोस्त उसे पुकारता रह जाता है कि बीमा कहाँ हो तुम, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ बेसमेंट के कमरे में बीमा एक बहुत ही बड़े और पुराने आईने को देखता है जिसको ढक रखा था। वो ना उसको खोलता है दोस्तों और आईने को देखता रह जाता है। अचानक वो आईना उसको डरा देता है, पता नहीं कैसा था। बीमा के डर के मारे प्राण निकल जाते हैं, मतलब वो बहुत डर जाता है। इसी बीच उसके दोस्त की आवाज सुनकर एनी आ जाती है और वो भी घबरा जाती है कि बीमा कहाँ चला गया। इतने में हाकिम आ जाता है। एनी कहती है अरे बीमा कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ चले गया वो। इस पर वो भी ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वो एक दरवाजा खोलता है जो सीधे उस सीक्रेट रूम में खुलता है जहाँ पे बीमा बेहोश पड़ा है दोस्तों। तुरंत बीमा को उठाकर बाहर लेके आ जाता है। एनी उसको जगाने की कोशिश करती है और खुशकिस्मती से वो चलो बढ़िया है आंखें खोल लेता है। तब जाकर एनी को चैन में चैन आता है। तभी वहाँ पे दादी आ जाती है। हाकिम कहता है कि दादी आज से आप ही मेरे बेटे बीमा का ख्याल रखिएगा प्लीज। तो दादी जरा खुश जरूर होती है। दादी का असली इरादा क्या है दोस्तों ये तो आगे पता चलेगा। खैर उस रात बीमा नींद में चलने लग जाता है। दादी उसे बुला रही होती है और बीमा उसी की ओर जा रहा होता है। अचानक हाकिम की नींद खुलती है और वो बीमा को ढूंढने जाता है। तो वो देखता है कि बीमा टेबल पर बैठा हुआ है। हाकिम उसको उठाने वाला होता है
कि एनी आ जाती है। तभी हाकिम बीमा की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखता है जिसमें उसने एक घर, उसके पास एक पेड़ और पूर्णमासी का चांद बनाया होता है। अगले दिन एनी देखती है कि बीमा वही ड्राइंग फिर बना रहा है। अचानक कोई आवाज सुनाई देती है और एनी देखती है कि बेसमेंट का वो आईना अब हॉल में है। तो एनी उसको देखकर मुड़ती है तो आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसको देखकर हंसने लग जाता है। दोस्तों एनी झट से मुड़ती है और उसको देख लेती है तो वो पहले तो शॉक हो जाती है, बड़े ध्यान से देखने लगती है। इतने में कुछ आदमी आकर उस आईने को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। हाकिम कहता है कि बेसमेंट का वो कमरा थोड़ा गंदा था तो उसकी सफाई करवाकर मैंने ये आईना यहाँ रखवा दिया। हाँ, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो उसे वापस बेसमेंट में रख देंगे, कोई बात नहीं। अब इससे पहले एनी कुछ कहती, दादी कहती कि बेसमेंट में पड़ा पड़ा ये धूल खा रहा था, इतना सुंदर तो है, रख लीजिए ना घर में, क्या जाता है। इसके बाद एनी कुछ कह नहीं पाती। इस तरह बेसमेंट में रखा हुआ वो आईना अब घर के अंदर आ चुका था। दोस्तों फिर हाकिम ऑफिस चला जाता है और एनी अपनी सिलाई मशीन में काम करने लग जाती है। इतने में डोरबेल बजता है और एनी दरवाजा खोलती है। वहाँ एनी का एक्स हस्बैंड इयान खड़ा होता है तो एनी चौंक जाती है। हाँ, फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तलाक के बाद इयान को एनी की शादी का इनविटेशन मिला था, जिसको देखकर वो आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने अपना हाथ जला दिया। पर अब वो एकदम शांत होकर पूछता है कि तुम कैसी हो। एनी कहती है मैं अच्छी हूँ, तुम्हें इस घर का पता कैसे चला और यहाँ पे क्यों आए हो तुम। तो इयान कहता है कि अरे मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ एनी, हमारा बेटा कहाँ है, मुझे उसको देखना है। तो एनी कहती है वो तो स्कूल चला गया। पर इतने में पीछे से बीमा आ जाता है तो इयान बड़े प्यार से उससे मिलता है और उसे कुछ टॉयज देता है। इयान कहता है कि आज के दिन के लिए प्लीज बीमा को मेरे साथ भेज दो ना, मैं उसको स्विमिंग के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। तो एनी तो सख्त मना कर देती है, लेकिन बीमा स्विमिंग के लिए जाना चाह रहा था खुद ही। एनी के लिए इयान जैसा भी हो पर बीमा का तो वो सगा बाप है ना। इतने में दादी आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो यही है बीमा के पापा, आप रुकिए मैं अभी बीमा को तैयार करके ले आती हूँ। कहकर वो बीमा को लेके जाती है। दोस्तों तो एनी सिर्फ इतना कहती है कि बहुत देर मत लगाना, उसे जल्दी वापस लेके आ जाना, अगर हाकिम को पता चला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पर इयान कहता है कि वो मेरा बेटा है, उसकी देखभाल करना मैं जानता हूँ, वो तो तुम ही हो जो मुझसे नफरत करती हो। तो एनी सिर्फ ये कहती है कि अगर उतनी ही नफरत होती ना तो मैं तुम्हें बीमा को कभी लेकर जाने ही नहीं देती। इतने में अपना बीमा मस्त तैयार होकर आ जाता है और इयान उसको लेके जाता है। दोस्तों लेकिन बहुत देर के बाद भी जब इयान और बीमा नहीं लौटते तो एनी घबराकर इयान को कॉल करती है, लेकिन अब वो फोन नहीं उठाता। इतने में हाकिम घर आ जाता है। एनी उसे सब बता देती है तो वो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, हम इयान के घर जाकर देखते हैं चलो। अब इससे पहले वो कार में निकलते इयान बीमा को लेकर आ जाता है। एनी फिर बीमा को लेकर अंदर जाती है तो इयान कहता है कि बहुत तेज बारिश की वजह से हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। एनी कहती है एक बात बताओ, तुमने अपना फोन क्यों नहीं उठाया फिर, क्या तुम्हें जरा सी भी अकल है, अगर बीमा को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। इयान कहता है तुम जानती हो ना कि मुझे अपने बेटे से कितना प्यार है, फिर ये बेकार की एक्टिंग क्यों कर रही हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है क्या। लेकिन फिर एनी कहती कि मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया था, तभी तो तुम्हारे साथ पूरे 5 साल रही मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और आइंदा मुझसे कभी मिलना भी मत। वैसे दोस्तों इयान की अभी सोच ये है कि एनी वापस आ जाए उसके पास, बहुत कोशिश करता है उसको पाने की, लेकिन हाकिम बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बीमा के बाप हो, लेकिन बहस करने का ये वक्त नहीं है क्योंकि एनी बहुत ही परेशान है, प्लीज चले जाओ यहाँ से। कहकर वो इयान को बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है। अब उस रात की बातें सभी सो रहे होते हैं। दोस्तों अचानक एनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पहाड़ पर पाती है, उसके आगे 2 लोग होते हैं और पीछे वही बेसमेंट वाला आईना। एनी जाकर उस आईने में देखती है तो एक लड़की खड़ी दिखती है, वो कोई और नहीं दोस्तों वही है जो इनके आने से पहले उस घर में रहा करती थी। एनी पहले आईने को टच करती है और पीछे जाकर देखती है कि कहीं कोई खड़ा तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक वो लड़की एनी की गर्दन पकड़ लेती है और तभी एनी झट से आंखें खोलती है, शायद वो कोई सपना था। एनी उठकर पहले अपना मुंह धोती है तो लाइट टिमटिमाती है और तब उसको लगता है जैसे कि बीमा पीछे से भाग रहा है। एनी उसके पीछे पीछे भागती है और कहती है कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा। फिर पता चलता है कि बीना उस आईने में फंस गया है दोस्तों, और चिल्लाता है कि माँ मुझे बाहर निकालो। इतने में दोस्तों बीमा का रूप आईने से गायब हो जाता है। एनी तो घबराकर चिल्लाती है कि बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। और दोस्तों ये कहकर वो आईने पे चीजें फेंकने लग जाती है, चिल्लाती रहती कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तो तब वो आईना एनी पर गिरने वाला होता है। फिर से एनी आंखें खोलती है, ऐसा लगता है कि ये सपने के अंदर एक सपना था। पर एक बात बताऊं दोस्तों, रियल में भी बीमा गायब हो गया है। एनी घबराकर उसे ढूंढती है, नीचे आती है तो वहाँ पे एक रॉकिंग चेयर पे दादी बैठी होती है और बीमा उसी के पास सो रहा होता है। दादी कहती है ये नींद में चलकर आया था इसीलिए मैंने इसको यहीं पे सुला दिया। फिर एनी बीमा को उठाकर लेकर जाती है और अब उसको यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ देखा वो महज सपना था, डरने वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगले सीन में एनी अपनी एक फ्रेंड के साथ जूम कॉल पे बातें कर रही होती है। उसने एनी को अपना कोई ड्रेस सिलवाने को दिया था और वो एनी को बता रही होती है कि ऐसा ऐसा डिजाइन रहेगा। तब एनी आईने में हाकिम का रूप देखती है और कहती है अच्छा तुम आ गए। हाकिम कहता है कि सुनो जल्दी ये जगह छोड़ दो। तो एनी पूछती क्या बोल रहे हो। हाकिम कहता है कि तुम बस यहाँ से निकल जाओ। तो एनी कहती है अपनी फ्रेंड को कॉल पे कि तुम रुको मैं भी आई। और तब उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये किससे बातें कर रही हो तुम एनी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। दिमाग खराब हो गया एनी का दोस्तों, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो फिर मुड़ती है तो वहाँ पे हाकिम नहीं होता।
एनी अब हाकिम को ढूंढने लग जाती है। उसकी फ्रेंड भी घबरा जाती है कि कल तुमने कोई भूत की पिक्चर तो नहीं देख ली, मुझे तो वैसी मूवीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एनी यहाँ पूरे घर को छान मारती है पर हाकिम कहीं भी नहीं होता। आखिर में वो चिल्ला देती है। जूम कॉल में बैठी उसकी फ्रेंड भी चिल्लाने लग जाती है। कुछ देर के बाद हाकिम आ जाता है दोस्तों, और तब जाकर एनी की जान में जान आती है। पर अब उसको शक होने लग जाता है कि कहीं इयान की तरह मुझे भी भ्रम तो नहीं हो रहा है। अगले ही दिन वो उस आईने को पूरी तरह चेक करती है और उस पर बने सिंबल्स को भी देखती है। वो आईने के पीछे देखने जाती है कि इतने में फोन वाइब्रेट होने लग जाता है और वो डर जाती है। हाकिम ने फोन किया था वैसे। वो पूछता है कि क्या तुमने बीमा को स्कूल से पिकअप कर लिया? एनी कहती उसे तो तुम पिकअप करने वाले थे ना। तो हाकिम कहता है कोई बात नहीं, मैंने दादी से कह दिया था, जरूर उन्होंने बीमा को पिकअप कर लिया होगा। बीमा मेरे ख्याल से उनके घर पर होगा, तुम जाकर उसको घर ले आओ। तो एनी दादी के घर जाती है और बीमा अपने फ्रेंड के साथ वहीं पे खेल रहा होता है। इतने में दादी भी आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम आई गई बीमा को लेने के लिए, वरना मुझे को उसको लेने जाना पड़ जाता। तो एनी कहती है एक बात बताइए, मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी थी। तो दादी एनी को घर के अंदर लेके जाती है। वहाँ पर एक फोटो होती है दोस्तों, जो कि एनी के घर में भी है। एनी पूछती है क्या यही है हमारे घर के ओनर? तो दादी कहती है हाँ, तुम्हारे और मेरे दोनों घर के यही ओनर है, लेकिन इनके मरे हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं। जब दोनों जिंदा थे तब मैं और मेरा पति हम दोनों ही उनके घरों की देखभाल किया करते थे। एनी पूछती है कि प्रेजेंट में उस घर के ओनर कौन है? क्या इनके कोई बच्चे थे जो अब इस घर के मालिक हैं? तो दादी कहती है उनके तो कई बच्चे थे, लेकिन अब सभी के सभी फॉरेन में सेटल हो चुके हैं। उन्हें यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए मेरे पति की मौत के बाद मैं कई सालों से अकेली उस घर को मेंटेन कर रही हूँ। एनी कहती है एक बात बताइए, इनके परिवार वालों में से किसी का फोन नंबर तो होगा, प्लीज मुझे दीजिए, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। तो दादी कहती है उनकी डिटेल्स मुझे ढूंढनी पड़ेगी बेटा, जब मिल जाएंगी तो मैं दे दूंगी तुमको। एनी भी ये सारी बातें पता करके वहाँ से निकल जाती है और सीधे पहुंच जाती है एक एंटीक शॉप में। वो दुकान के ओनर को उस आईने की फोटो दिखाकर पूछती कि क्या ऐसा कोई आईना है आपके पास? वो कहता है ये तो बहुत ही पुराने जमाने का लगता है, तुम उस कमरे में देखो। तो एनी उस कमरे में जाकर देखती है, लेकिन उसे उस आईने जैसा कुछ नहीं मिलता। और तब एक लड़की वहाँ पे एक बुक खरीदती है जिस पर उस आईने पर बना वही सिंबल बना होता है। एनी उस लड़की का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है। तो वो लड़की अपना बैग और बुक एक टेबल पे रखकर अंदर जाती है। इसी बीच एनी उस बुक को खोलकर पढ़ने की कोशिश करती है, पर इतने में वो लड़की आ जाती है और पूछती है अरे आप मेरा पीछा क्यों कर रही है? तो एनी झट से बता देती है कि मैं देखो हाल ही में घर में शिफ्ट हुई हूँ, वहाँ पे एक पुराना आईना है जिस पर बिल्कुल ऐसे ही सिंबल बने हुए हैं जैसा इस बुक में है, बस मुझे उसके बारे में ही जानना है क्योंकि उस घर में अजीब घटनाएं हो रही है मेरे साथ। ये सुनकर उस लड़की को अपनी बहन की याद आती है, क्योंकि उसने एक दिन कॉल करके कहा था कि मेरी सारी परेशानियों की वजह वो आईना है, वही है सारी मुसीबतों की जड़। तो अब दोनों ही उस बुक को खोलती हैं। उसमें दोस्तों उस आईने के बारे में लिखा होता है। उस बुक में किसी चीज को देखकर दोनों शॉक हो जाती हैं। और यहाँ सीन होता है कट। अगले सीन में एनी की फ्रेंड जिसने एनी से अपनी ड्रेस सिलवाई थी, वो उस ड्रेस को पहनकर एनी के घर आ जाती है और पूछती कि उस दिन वीडियो कॉल पे तुम्हें हो क्या गया था? अरे मैं तो डर गई थी तुम्हें देखकर। तो एनी कहती कुछ नहीं, वो मेरा बस वहम था। खैर ये ड्रेस तुम्हें फिट हो रहा है ना? तो वो कहती क्या खाक फिट हो रहा है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे, वही करवाने तो तुम्हारे घर आई हूँ। तो एनी कहती कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ, मैं अभी आई। ये कहकर एनी चले जाती है। अब उसकी फ्रेंड बड़बड़ाती है कि मैं तो पहले से डरी हुई हूँ और ये महारानी मुझे अकेले बिठा कर चल दी। तभी वो उस आईने को देखती है दोस्तों। इतने में एनी ड्रेस में एडजस्टमेंट करने के लिए कोई मैचिंग कपड़ा ले आती है। इसी बीच एनी को उस आईने में उसी लड़की का रूप दिखता है जिसे शुरुआत में दादी खींच कर लेकर आई थी। तभी एनी दोबारा देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। एनी को लगता है कि मुझे पक्का भ्रम हो रहे हैं। एनी की फ्रेंड डर के मारे पूछती है कि ये तुम किसको मुड़कर देखी जा रही हो बार बार, क्या हो गया तुम्हें? अब एनी को डर है कि कहीं इसे पता न चल जाए कि मुझे भी भ्रम हो रहे हैं, तो वो मुड़कर पेपर उठाने की एक्टिंग करती है। अचानक उसे कोई छूता है और वो डर के मारे किसी चीज से उस पर हमला कर देती है। ओह, फिर पता चलता है कि ये तो इयान है। एनी उसके घाव पर रखने के लिए आइस क्यूब्स वगैरह देती है। तो उसकी फ्रेंड पूछती क्या यही है बीमा के पापा? एनी कहती कि हाँ, लेकिन हमारा तलाक हो चुका है। वो इयान को आंख मारते हुए कहती है कि अब तो तुम सिंगल हो ना, जरा मेरे साथ मिंगल करोगे? तो एनी अपनी फ्रेंड को दफा करने के लिए इयान से कहती है कि तुम फिर क्यों आ गए, क्या हो गया तुम्हें मना किया था ना आने को। तो इयान कहता है कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हें टेंशन हो गई थी ना, उसके लिए बस सॉरी कहने के लिए आया था। इतने में बीमा पापा कहकर उससे लिपट जाता है। तो इयान उसे कुछ टॉयज देता है और पूछता है कि तुम फिर से स्विमिंग करने जाओगे बेटा, मैं ले जाता हूँ तुमको। वो तुरंत मान जाता है दोस्तों। फिर एनी कहती है कल उसको स्कूल जाना है, वो कहीं नहीं जाएगा। इयान कहता है बस एक बार अलाउ कर दो, मुझे भी अपने बेटे के साथ वक्त बिताने का मन करता है यार। एनी बिल्कुल नहीं मानती दोस्तों। इतने में हाकिम आ जाता है और एनी को अंदर भेजकर इयान से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे आना अब ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, चुपचाप निकल जाओ तमीज से। तो इयान गुस्से में जाने लग जाता है, लेकिन तब वो उस आईने को देखता है जिसमें शायद उसे कुछ दिख गया था। वो हाकिम से पूछता है कि तुम कौन हो मुझे हुक्म देने वाले, सच बताओ तुम असल में हो कौन? ये कहकर वो हाकिम को पीटने लग जाता है और ये देखकर बीमा तो रोने लग जाता है कि पापा लड़ क्यों रहे हैं। एनी तभी इयान को मारकर भगाती है, जिसको देखकर बीमा रोते हुए ऊपर कमरे में चला जाता है। फिर एनी उसे शांत करने जाती है। हाकिम भी उसके पीछे जाता है तो बीमा कहता है ये मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा तो इयान है। और इस तरह हाकिम उदास होकर वहीं पे बैठ जाता है दोस्तों।
एनी उसके पास बैठती है और माफी मांगती है कि देखो ये सब उस इयान की वजह से हुआ है। उसे भ्रम होते रहते थे और वो कई चीजें इमेजिन करके मुझे पे शक करता रहता था। मैंने बहुत सहा, लेकिन मेरा बर्दाश्त की हद पार हो गई, इसलिए मैंने उसको तलाक दे दिया। हाकिम उसको दिलासा देता है। अब अगले दिन एनी अपना काम कर रही होती है नॉर्मल, तो उस आईने में कोई और बूढ़ी औरत जाती भी दिखती है। एनी जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो दादी जा रही होती है। अब एनी परेशान कि उस आईने में दादी का रूप इतनी अजीब क्यों दिख रहा है, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो गई। एनी वापस आकर उस आईने को छू कर देखती है। अचानक उस आईने में कुछ अक्षर नजर आते हैं। एनी उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिटते दोस्तों। वो बिल्कुल परेशान हो जाती है कि क्या करूं, ये सच में मेरे भ्रम है या असली में हो रहा है। दूसरी ओर यान स्कूल में जाकर बीमा को देखने लग जाता है, क्योंकि एनी ने घर आने से तो मना कर दिया था। लगता है दोस्तों यान अपने बेटे को बहुत मिस करता है। इतने में एनी आ जाती है और यान को डांटती है कि घर नहीं तो फिर तुम स्कूल पहुंच गए बीमा को देखने के लिए। तो यान चुप रहता है। अब एनी उससे एक सवाल करती है कि जब तुम्हें भ्रम होता था तो क्या दिखता था तुम्हें। यान कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो ये सारी चीजें। एनी कहती कि उस घर के आईने में कुछ अजीब है, वहाँ पे उसमें अचानक अक्षर लिखे आ रहे हैं कभी कभी। वो यान को कुछ फोटोज भी दिखाती है। इस पर यान अपने भ्रम के टैबलेट्स निकालकर एनी को देता है और कहता है कि लो तुम भी लेना शुरू कर दो अब। तो आईने पे लिखे अक्षरों को देखकर यान उनको डिकोड करता है। तो सुकमा वियंग्रा ये दो शब्द सामने आते हैं जो कि किसी के नाम है। वो एनी से कहता है कि तुम इस नाम की किसी को जानती हो क्या, पर एनी तो कुछ जानती नहीं। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और एनी बीमा को लेकर चली जाती है। अगले सीन में दोस्तों एनी माया नाम की उस लड़की से मिलने जाती है जिसने एंटीक शॉप में वो बुक खरीदा था। वो एनी को अपनी फैमिली फोटो दिखाकर बताती है ये मेरी माँ है और दीदी। तो एनी शॉक, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये फोटो एनी के घर में ली गई थी। एनी पूछती ये लोग कितने साल पहले इस घर में रहते थे, कुछ पता है क्या। तो माया कहती है कि हम 2 साल पहले उस घर में रहते थे। मैं, मेरी दीदी और मेरी माँ, हम तीनों उस घर पर रेंट पे रह रहे थे। मेरे पापा बहुत पहले गुजर गए थे, लेकिन मेरी माँ ने कई मुश्किलों का सामना करके हमें पढ़ाया लिखाया। मुझे फौरन जाकर पढ़ने का मौका मिला और मैं चली भी गई। लेकिन मेरी दीदी अक्सर मुझे कॉल करके कहती थी कि तुम प्लीज घर आ जाओ। बहुत डरी भी थी वो किसी से प्यार करती थी और उनकी शादी भी तय हो गई, पर वो हमेशा किसी आईने के बारे में बात करती थी और कहती थी कि मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम प्लीज आ जाओ। मेरे लिए कहती थी वो मतलब, लेकिन मैं तो पढ़ाई कर रही थी और अचानक वापस नहीं लौट सकती थी। पर एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ और दीदी मर चुकी हैं। पुलिस जांच पड़ताल करके इस नतीजे पे पहुंची कि कुछ चोर घर में घुसे और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। पर मुझे पक्का यकीन है कि सच कुछ और है, लेकिन उस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इस तरह कहते कहते दोस्तों वो रोने लग जाती है। एनी फिर उसको हिम्मत देती है, लेकिन एक फोटो में दादी को देखकर एनी की चीख निकल पड़ती, चौंक जाती है। वो माया से उसकी बुक मांगती है, तो माया कहती है कि संभाल के रखना, कहकर वो एनी को बुक दे देती है। अब एनी उसको लेकर दादी के घर आ जाती है और चुपके से खिड़की के जरिए अंदर घुस जाती है। यहाँ एनी दादी की अलमारी खोलती है दोस्तों, जिसमें कई पुरानी फोटोज होती हैं। उसमें एक बुजुर्ग कपल की फोटो होती है। एनी तो फिर अलमारी को टटोलती है और तो उस बुक का एक पन्ना वहाँ पे मिल जाता है जो कि बुक से फाड़ा गया था। उसमें पता है क्या, एक मंत्र लिखा होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान उस मंत्र का जाप करके इंसान अपनी आत्मा को किसी दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर कर सकता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। एनी बहुत ज्यादा डर जाती है दोस्तों और उस पन्ने को चुरा लाकर अपने उस बुक में रखती है। एनी को ये पक्का पता चल जाता है दोस्तों कि जरूर दादी को इस सब के बारे में पता है, पर वो किसी को बता नहीं रही। उसी रात एनी सच का पता लगाने का फैसला करके दादी से ही पूछ लेती है कि आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं दादी। वो कहती है कि मैं पिछले 35 साल से यहाँ पे रहती हूँ बेटा। दादी तो तब तो आप शैरी नाम की लड़की को जरूर जानती होंगी। शैरी नाम सुनकर दादी का चेहरा अलग हो जाता है, क्योंकि 2 साल पहले दादी जिस लड़की को घसीट कर लेकर जा रही थी, जो कि शुरुआत में दिखाया गया था दोस्तों, उसी लड़की का नाम शैरी था। पर दादी बढ़िया बहाना बनाती है कि अरे उस वक्त शायद मैं शहर चली गई थी बेटा, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एनी पूछती है अच्छा अगर आप उस वक्त शहर चली गई थी तो इस घर की देखभाल कौन करता था उस समय। तो दादी गुस्से में कहती है कि सुकमा। इतना कहकर वो उठकर चली जाती है। अब अगले सीन में एनी हाकिम से कहती है कि सुनो, 2 साल पहले इस घर में शैरी नाम की एक लड़की और उसकी माँ रहती थी। वो दोनों मर गई, लेकिन वो कैसे मरी ये कोई नहीं जानता, पर मुझे दादी पे शक हो रहा है, वो जरूर कुछ छुपा रही है। हाकिम कहता है क्या बातें कर रही हो, बिना सबूत के हम किसी पे शक नहीं कर सकते, इस बारे में बाद में बात करेंगे चलो, कहकर वो एनी को किस करके काम पे चला जाता है। फिर खुद दादी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें सच जानना है तो चलो मेरे घर। एनी भी उनके साथ जाती है। तो दादी चाबी को एक जगह पे टांग कर चाय बनाने जाती है और इसी बीच एनी चुपके से उस चाबी को निकाल लेती है और दादी से कहती है मुझे बाथरूम जाना है, कहकर वो चाबी लेकर बाथरूम के अंदर जाती है और उसे छुपाकर दरवाजा खोल देती है। दादी एकदम तैयार खड़ी होती है और कहती है चलो तैयार हो जाओ आओ। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगती है। एनी पूछती है कि क्या आप शैरी के बारे में जानती है कुछ। तो दादी बताती है कि हाँ, शैरी
उसकी बहन माया और उनकी माँ तीनों उस घर में रहा करती थी। माया पढ़ाई के लिए फौरन चली गई। उसकी दीदी शेरी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो कुछ जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। एनी की समझ नहीं आता कि कहना क्या चाह रही है दादी। पूछती है वो कि अगर आप शेरी को जानती थी तो पहले आपने ये क्यों कहा कि आप उसे नहीं जानती। दादी कहती कि बेटा कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे वो मर चुकी है। तुम्हारे घर में जो आईना है वो कोई नॉर्मल आईना नहीं है। उस आईने के जरिए हम अपनी आत्मा को एक नए शरीर में ट्रांसफर कर सकते हैं। शेरी मुझसे बचने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान ही आत्मा का ट्रांसफर हो सकता है। पर शेरी ने जिद पकड़ ली और चंद्र ग्रहण भी निकल गया और मुझे उसका शरीर नहीं मिल पाया। बस इसीलिए मैंने उसकी जान ले ली। और ये सारी बातें सुनकर एनी तो डर के मारे कांपने लग जाती है। दादी कहती कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे घर में घुसकर उस बुक का पन्ना लेकर चली गई, और ये भी कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, पर फिक्र मत करो, उस पन्ने में जो मंत्र लिखा है वो मुझे पूरा याद है। कहकर दादी वो मंत्र जाप करने लग जाती है और एनी घबराकर भागने लग जाती है, लेकिन दादी उसका हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, एनी दादी को धक्का देकर अपनी जान हथेली में लिए वहां से भागती है। तभी हाकिम कार में आ जाता है। एनी चिल्लाती है कि तुम गाड़ी स्टार्ट करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तो दादी इनके पीछे पीछे चली जाती है। हाकिम और एनी घर आते हैं तो एनी सबसे पहले बीमा को ढूंढती है। इतने में डोरबेल बजता है तो एनी चिल्लाती है कि वो मेरी जान लेने के लिए आ गई, प्लीज दरवाजा मत खोलो। हाकिम कहता है क्या हो गया तुम्हें, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। कहकर वो दरवाजा खोलता है और दादी अंदर आ जाती है। और एनी को जिस तरीके से वो घूरती है ना दोस्तों, हालत खराब हो जाएगी ये सीन देखकर। और तब हाकिम दादी को किस करने लग जाता है। हाँ दोस्तों, एनी तो बौखला जाती है कि ये क्या चल रहा है। तभी बीमा भी पीछे से ये सब देख रहा होता है। फिर हाकिम एनी को जोर का पंच करता है और एनी बेहोश हो जाती है। अब आ जाइए जरा सा फ्लैशबैक में। शुरुआत में जब दादी शेरी को घसीट कर लेकर जा रही थी तो वहाँ एक कार के आने से एक और लाश गिरी थी। वो कोई और नहीं, माया और शेरी की माँ थी, और उसे जानबूझ के हाकिम ने ठोका था। उसके बाद जब हाकिम अंदर आता है तो दादी उदास बैठी होती है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि ये दोनों पति पत्नी है। जैसे जैसे दोनों बूढ़े होने लगे तो इन्होंने हमेशा जिंदा रहने के लिए एक प्लान बनाया, और प्लान ये था कि दोनों किसी यंग कपल को टारगेट करेंगे और चंद्र ग्रहण के दौरान आईने की मदद से अपनी आत्मा को उस यंग कपल के शरीर में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा कर करके उनकी आत्मा को सदा सदा के लिए यंग शरीर मिलता रहेगा और वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इनका प्लान सफल भी रहा और ये लोग कई सालों से इस तरह जी रहे हैं। लेकिन इस बार हाकिम की आत्मा शेरी के मंगेतर की बॉडी में चली गई, लेकिन दादी शेरी की बॉडी में नहीं जा पाई। और क्योंकि चंद्र ग्रहण निकल चुका था तो दादी उदास बैठी थी। वो रोती है कि मैं सफल नहीं हुई, अब मैं अगले चंद्र ग्रहण तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें तो नया शरीर मिल चुका है, पर मैं जल्दी मर जाऊंगी और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। तो हाकिम उसको दिलासा देता है कि फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एनी को होश आ गया है। वो आईने में देखती है कि एक बुजुर्ग कपल डांस कर रहा है। दरअसल हाकिम और दादी डांस कर रहे होते हैं और यही है इनका असली रूप दोस्तों। तो दादी एनी को देखकर कहती है तुम्हें होश आ गया, अब ध्यान से सुनो, मैं ही हूँ सुकमा और ये मेरा पति रैंगरा। एनी घबराकर कहती है कि मुझे छोड़ दो। और तब हाकिम आईने में अपना बूढ़ा रूप देखकर कहता है कि इसीलिए मुझे ये आईना देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे इस तरह नहीं दिखना। वैसे क्या तुम जानती हो कि उस दिन तुम्हारे पति ने मुझे क्यों पीटा था? दरअसल उस दिन इयान ने आईने में हाकिम का ये असली रूप देख लिया था, इसीलिए उसने पूछा कि सच बताओ तुम कौन हो। अब हाकिम सारा सच बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब हमें ये आईना और वो मंत्र वाला बुक मिला, लेकिन तब हमने उसे उतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि तब हम भी जवान थे। जब हमारी उम्र होने लगी और हम बूढ़े हो गए तब जाकर हमें हमेशा जिंदा रहने का लालच आ गया। हमने उस मंत्र को एक कपल पे टेस्ट किया और सफल भी रहे। जब उस कपल का शरीर बूढ़ा हो जाता तो हम अगले यंग कपल को टारगेट करके उनके शरीर में अपनी आत्मा को ट्रांसफर करके कुछ और साल जिंदा रहते। इस तरह हम कई साल जिंदा रहे। पिछली बार हमने ये कोशिश शेरी और उसके मंगेतर के साथ की। मुझे उसके मंगेतर की बॉडी मिल गई, लेकिन मेरी वाइफ चंद्र ग्रहण के खत्म होने से पहले शेरी की बॉडी में नहीं जा पाई, इसलिए बूढ़ी हो गई थी वो। इतने में सुकमा कहती है कि बीमा गायब है। हाकिम तुरंत घर के हर कमरे को चेक करता है तो बीमा एक कमरे में अलमारी के ऊपर छुपा होता है। हाकिम ऊपर चेक करने वाला होता है कि सुकमा चिल्लाती कि जल्दी आ जाओ, चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, मुझे जल्दी से एनी की बॉडी में जाना होगा वरना ये चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। फिर हाकिम भी तुरंत चला जाता है। दरअसल चंद्र ग्रहण के वक्त ही दोस्तों वो आईना एक्टिवेट होता है। खैर हाकिम के जाने के बाद बीमा तुरंत इयान को कॉल करके बताता है कि पापा यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। इयान कुछ ही देर में आ जाता है और उस बुक को पढ़ता है दोस्तों। उसमें लिखा होता है कि आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह के कर्मकांड करने होते हैं और कौन सा मंत्र जपना होता है, सब लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि चंद्र ग्रहण के वक्त उस आईने का दरवाजा खुलेगा। तो इयान समझ जाता है कि एनी उस आईने में फंसी हुई है। वो बीमा से कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत बेटा,
जा, मैं माँ को बचा कर लेकर आता हूँ। कहकर वो उस आईने को टच करता है और उसका हाथ अंदर जाता है, मतलब दरवाजा खुला हुआ है। इयान उसके अंदर जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी नई दुनिया में पहुंच गया हो। वहाँ तो कई आत्माएं भटक रही होती है जिनके शरीर को रेंगरा और सुकुमा ने अभी तक इस्तेमाल किया। वो आत्माएं चिल्लाती हैं कि हमें हमारा शरीर लौटा दो, तो इयान उन्हें क्रॉस करके जाता है। दूसरी ओर सुकमा एनी को एक जगह बांधकर उसके शरीर को पाने के लिए दोस्तों कोई कर्मकांड कर रही होती है। उसके हाथ को घायल करके उस खून पर कोई मंत्र डालती है फिर वो उस खून को खुद भी पीती है और एनी को भी पिलाती है। फिर वो एक चाकू से एनी पर वार करने वाली होती है और तभी एनी का शरीर चमकने लगता है। इतने में बीमा वहां पे आ जाता है। आवाज को सुनकर हाकिम कर्मकांड से उठकर देखने आता है और तभी इसी बीच इयान उस पर झपट पड़ता है और दोनों की खतरनाक लड़ाई होती है। वहां सुकमा एनी पर चाकू घोंपने वाली होती है कि तब इयान चिल्लाता है कि मत करो। तभी बीमा को दिखाते हैं जो अपना गुलेल ले आया था। वो एक पत्थर को ठीक सुकमा की आंख पे एम करता है और उसे कर देता है घायल। इस वजह से कर्मकांड रुक जाता है। मौका पाकर इयान सुकमा पे झपट पड़ता है और उसे मारकर एनी को खोल देता है। इतने में हाकिम उठकर आ जाता है तो इयान उसे पकड़ लेता है और एनी से कहता है कि तुम प्लीज निकल जाओ। एनी के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो बीमा को लेकर जल्दी से निकल जाती है, पर रास्ते में दोस्तों कई आत्माएं उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं। इस वजह से एनी डर के मारे गड्ढे में गिर जाती है। पर तभी सुकमा बीमा को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारे बेटे को मार डालूंगी। एनी बेचारी क्या करती, तुरंत ऊपर आ जाती है और विनती करती कि मुझे कुछ भी कर लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी इयान सुकमा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बच निकलो, एनी जल्दी भागो यहाँ से। तो सुकमा इयान पे चाकू घोंप देती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो एनी, तुम प्लीज यहाँ से बच निकलो। एनी बीमा को लेकर वहां से बचकर भाग जाती है दोस्तों, और चंद्र ग्रहण के खत्म होने से पहले उस आईने के बाहर नॉर्मल दुनिया में आ जाती है। पर बेचारा इयान आईने में फंस जाता है। एनी को इयान के साथ बिताई हुई पूरी लाइफ बहुत याद आती है। बहुत रोती है वो कि मैंने इयान को कैसा समझा, वो क्या निकला। तभी आईने के अंदर से एक हाथ निकलता है। एनी उसे पकड़कर खींचती है तो बाहर निकलता है इयान और एनी उसे हक कर लेती है। अगले सीन में एनी इयान के घर में होती है। इयान अपनी फोटोज देख रहा होता है। बीमा कहता है कि माँ अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं पापा और आप हमेशा तीनों साथ रहेंगे। तो इयान कहता है कि बीमा ठीक कहता है, अब तुम और बीमा प्लीज यहीं मेरे साथ रहो। कहकर वो चाय पीने लग जाता है। उसके चाय पीने का ढंग देखकर एनी चौंक जाती है दोस्तों। पर इयान उसके पास आकर कहता है कि मेरे किए के लिए मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, हम एक साथ खुश रहेंगे। कहकर वो एनी को किस करता है, पर एनी को अभी भी अजीब लगता है। और तभी कोई दरवाजे पर आता है। एनी जाकर देखती तो वहाँ पे माया खड़ी होती है। वो कहती कि आपने उस दिन पूछा था ना शरी का मंगेतर कैसा दिखता था, यही है वो। कहकर वो एक फोटो दिखाती है जिसको देखकर पता चलता है कि शरी का वो मंगेतर कोई और नहीं हाकिम था। उस फोटो में उसने चाय की प्याली को जिस ढंग से पकड़ा होता है हूबहू उसी तरह से कुछ देर पहले इयान ने प्याली पकड़ी थी। ये पुराने जमाने के लोगों का स्टाइल है दोस्तों, जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग फॉलो नहीं करते। और एनी तुरंत इस बात को पकड़ लेती है और समझ जाती है उसका पति इयान मर चुका है और उसकी बॉडी में हाकिम है जो कि ओरिजिनली रेंगरा है, सुकुमा का पति। इतने में इयान आकर पीछे से उसे हक करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी एनी माया को आंखों में इशारा करती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। हाकिम को देखते माया भी समझ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन एंडिंग सीन में एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि हाकिम ने मतलब रेंगरा की आत्मा ने किस तरह से इयान के शरीर को हत्या लिया। इयान ने सुकुमा को पकड़ रखा था, लेकिन सच ये है कि तब जिसने सुकुमा को पकड़ रखा था वो असली इयान नहीं था बल्कि रेंगरा था, जिसकी आत्मा हाकिम की बॉडी को छोड़कर इयान की बॉडी में चली गई थी। वो सुकुमा से कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा पति रेंगरा। ये सुनकर सुकुमा रोने लग जाती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, मैं फिर एक बार असफल रही, तुम खुश रहो, चंद्र ग्रहण का अंत हो गया है और मेरा भी, तुम जल्दी से बाहर चले जाओ। कहकर वो खुद को चाकू से खोपकर मर जाती है और उसका पति यानी कि वो बूढ़ा बाहर आ जाता है इयान की बॉडी में। वेल दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।